गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी बच्चों को मेरा नमस्ते, सभी को प्यार। बेटा, हम लोग कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? हम लोग किशोर अवस्था लेसन को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या बात की थी। पिछले क्लास में हमने किस किस बारे में चर्चा की थी बच्चे? तो हमने पढ़ा था कि किशोरावस्था क्या होती है ना। तो किशोरावस्था क्या बताया था मैंने आपको? कि यह जो वृद्धि का एक प्रक्रम होता है, और इसमें क्या होता है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है ना। और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम किशोर अवस्था कहते हैं। और आपको ये भी बताया था कि किशोर अवस्था जो है 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहती है। उसके बाद हमने बात की थी किशोरावस्था में उम्र के साथ साथ बहुत सारे शारीरिक एवं मानसिक बदलाव भी आते हैं। याद है आपको क्या क्या बात की थी हमने? हमने लंबाई की बात की थी, है ना, जिसमें कि हमने बात की थी कि लंबाई में वृद्धि होती है। लड़के हो चाहे लड़कियां हो, तो वो तेजी से बढ़ने लगते हैं, है ना। उनकी हड्डियां, उनके हाथों की हड्डियां, पैरों की हड्डियां सब जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है। और हमने पढ़ा कि शारीरिक बनावट में भी परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे कि किशोरावस्था में लड़कों का जो सीना होता है वो चौड़ा होता है, लड़कियों की कमर के निचले भाग में की चौड़ाई जो होती है वो बढ़ जाती है। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, स्वर में बदलाव, है ना, जिसमें हमने कंठमणि की बात की थी। क्या है कंठमणि? यानी कि जो स्वर यंत्र होता है लड़कों के गले के में एक उभार जैसा दिखता है, उसी को हम कंठमणि कहते हैं। ठीक है। तो उनमें जो है वो ज्यादा विकसित होता है, इसीलिए उनका आवाज जो होता है, उनकी साउंड जो होती है थोड़ी सी भारी होती है ना। और लड़कियों में सामान्यतः जो लैरिंग्स जो होती है ना बेटे, जो स्वर यंत्र होता है वो छोटे होते हैं। इसी कारण जो है उनका जो स्वर होता है वो ठीक ही हो जाती है। उसके बाद हमने बात की श्वेत एवं तैल ग्रंथियों के सक्रियता के बारे में। तो ये जो ग्रंथियां होती हैं, श्वेत एवं तैल ग्रंथियां, ये क्या करती हैं? ये इस उम्र में काफी सक्रिय होते हैं। तो ये सक्रियता होने के कारण ही क्या होता है बेटा, इस समय पर बच्चों के, हाँ, चेहरे पर फुंसियां, कील मुहासे सब निकल जाते हैं। सीएस सरसवान से बेटा बहुत सारे बच्चों ने डायग्राम्स बनाकर भेजे हुए हैं। अभी वरुण, वंशिका और उजाला ने बेटा, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अच्छा बनाया है आपने। गर्भाशय का चित्र बनाया है। फिर उसके बाद निषेचन का जो फ्लो चार्ट है वो भी बनाकर दिखाया है बच्चों ने। फिर अमीबा का विभाजन, है ना। और इसके बाद नर जो जननांग है वो भी बनाया, और हाइड्रा भी बनाया है। ओके बेटा। तो अभय, वरुण, वंशिका, उजाला, सूरज, स्नेहा, जो बच्चे सीएस सरस्वती के हैं बेटा, बहुत बढ़िया है। ओके, चलिए। उसके बाद बेटा जननांगों की परिपक्वता भी आ जाती है। किशोरावस्था में क्या आ जाता है? जननांगों की परिपक्वता आ जाती है। जो लड़के होते हैं उनमें शुक्राणु बनना शुरू होते हैं, लड़कियों में क्या होता है, अंडाशय परिपक्व हो जाता है और अंडाणु का निर्मोचन होने लगता है। फिर मानसिक एवं संवेदात्मक विकास भी होता है, यानी कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो काफी चिंतनशील होते हैं, यानी कि काफी बड़े बड़े कार्यों को वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, बड़ों की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, तथा स्वतंत्र मन से वो जो क्या करने लग पड़ते हैं, चिंतन करना शुरू करते हैं, है ना। और क्या होता है, तर्क वितर्क भी करते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा कुछ बोलते हैं तो जल्द से जल्द वो लोग क्या जवाब देने लग पड़ते हैं बच्चे इस उम्र के। ठीक है। तो क्या होता है कि वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो जो उस उम्र में है जब बच्चे आते हैं, तो उनमें क्या होता है बेटा, कई ग्रंथियां जो होती है वो क्रियाशील हो जाते हैं। तो इसी कारण जो है उनमें ये बदलाव भी आता है। तो आज हम बात करेंगे द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में। ओके। तो बच्चे आपको पता है, जब हम बचपन में होते, जब शिशु होते हैं, है ना, जब हम लोग शिशु होते हैं, तो जब शिशु होते हैं तभी से हमें जो है हम पहचाने जाते हैं कि ये बालक है या बालिका है। उनके रूप को देखकर ही हम लोग पहचान जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था में आते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था में आते हैं, तो उन जो लक्षण जो होते हैं वो स्त्री पुरुष के अंतर को स्पष्ट कर देते हैं।
तो शिशु के समय पर ही आपका लिंग कौन सा है ये आपको पता लग जाता है ना, कि आप पुत्र हो या बेटा हो या बेटी हो, लड़का है या लड़की है ना, लड़का या लड़की, ये तो पता लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप किशोरावस्था में आते हो, तो किशोरावस्था में आते आते क्या होता है ना बेटा, कि इस समय पर कुछ ऐसे लक्षण, किशोरावस्था के समय पर कुछ ऐसे लक्षण आप में आते हैं जो क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष के अंतर को, स्त्री पुरुष के अंतर को स्पष्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अंतर को स्पष्ट करते हैं। ऐसे लक्षणों को हम, इन लक्षणों को जो किशोरावस्था में आपके शरीर में आते हैं, ऐसे लक्षणों को हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई बेटा? तो यूपीएस होलापुर से, यूपीएस झालूपुर से बेटा सरिता, साधना, अंशी, स्नेहा, नूतिक, आर्यन, यूपीएस झालपुर से भेजा है बेटा। क्या भेजा है आपने? ओके, ग्रंथियों का चित्र भेजा है, राइट। और ज्योति ने भी भेजा हुआ है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए। तो क्या हो जाता है कि किशोरावस्था में ऐसे ऐसे लक्षण आते हैं जो आपको स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है। तो ऐसे लक्षणों को हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं, राइट। ओके, अब किशोरावस्था में आप अगर लड़कों को ध्यान देंगे तो इनके चेहरे पर क्या आ जाता है बेटा? लड़के जो होते हैं, मैं अभी बात कर रही हूं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के, ठीक है। तो लड़कों में क्या आ जाता है, आपने ध्यान दिया होगा, जो लड़के होते हैं उनकी दाढ़ी मूछ निकल आती है ना। तो हम बोलते हैं हाँ भाई ये तो बड़ा हो गया है, दाढ़ी मूछ, है कि नहीं? दाढ़ी मूछ निकल आती है। और जो लड़कियां होती हैं, जो लड़कियां होती है ना बच्चे, तो लड़कियों में स्तनों का विकास होता है, स्तनों का विकास। ओके, स्तनों का विकास होता है। अब फिर जो लड़के होते हैं उसमें और भी, उनमें और लड़कियों में भी काफी जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि जो लड़के होते हैं उनके सीनों में, सीने जो होते हैं उस वहां पर बाल आने शुरू होते हैं। और लड़के व जो लड़कियां होते हैं दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपर, ऊपरी जो भाग होता है वहां पर भी बाल आने लगते हैं। तो ये सब क्या है बच्चे? ये सब जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। ओके, और ये जो लक्षण होते हैं ना, ये जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, ये शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने में, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उन्हीं के कारण होता है। जो हमारे अंतःस्राव, हम लोग पढ़ चुके हैं ना अंतःस्रावी। यस, क्या पूछा है बेटा? मैम लड़का लड़की, ओके सॉरी, ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, ठीक है। तो कभी कभार ना आपसे बातें करते करते जो है स्पेलिंग्स जो है कभी छूट जाते हैं हमसे। थैंक यू। तो क्या हुआ, जो लड़कियां होती हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे द्वितीयक लैंगिक लक्षण से, लक्षण के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि ये जितने भी लक्षण आते हैं, ये क्यों होता है? जो हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ना, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, इनके द्वारा क्या कर किया जाता है? स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है बेटा? हार्मोन्स का। ठीक है, तो ये जो ग्रंथियां होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ये ग्रंथियां एक प्रकार के रासायनिक पदार्थों का क्या करते हैं? स्रावन करते हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम हार्मोन्स कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होते हैं क्या करते हैं बच्चे? ये, यस, हॉर्मोन्स का स्त्रावण करते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण का रीजन क्या है बच्चे? क्या रीजन होता है इसका? जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा
ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो एक रासायनिक पदार्थ ये जो क्रिएट करते हैं, जो सेक्रीट करते हैं, रासायनिक पदार्थ। और उन रासायनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, है ना। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, इन्हीं के कारण बच्चों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणें आना शुरू हो जाते हैं। ओके, ये बातें क्लियर हो गई। चलिए, तो ये जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन हार्मोनों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये नियंत्रित करते हैं कि बच्चों में क्या क्या परिवर्तन उनके शरीर में आना है। ठीक है, चलिए। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन का मतलब क्या होता है बेटा? यानी कि वो नलिकाओं से नहीं निकलते, उनमें से जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं ना, वो उनकी कोई नलिका नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हमारा ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है ना, रक्त कैसे आता है? रक्त के लिए, रक्त बहने के लिए क्या होता है बेटा? ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना। उसी के अंदर से तो ब्लड ब्लड निकलता है, यानी कि रक्त आता है कि नहीं। तो रक्त की नलिकाएं होती है, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो उसी से तो ब्लड निकलता है, हर हर तरफ को जाता है हमारी बॉडी में। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, वो कैसे होते हैं? वे नलिका विहीन होते हैं। उनकी कोई नलिकाएं नहीं होती जिसके द्वारा वो जो अन्य स्थानों तक, यानी कि बॉडी के बाकी भागों तक पहुंचे। तो वो नलिका विहीन होते हैं। तो क्या करते हैं ये? तो ये सीधे रक्त में ही क्या हो जाते हैं? सीधे रक्त में ही क्या होते हैं बेटा? सीधे रक्त में ही मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये नलिका विहीन होते हैं। तो ये क्या करते हैं? सीधे रक्त, सीधे रक्त के साथ, सीधे रक्त के साथ क्या करते हैं? विशिष्ट अंगों, विशिष्ट अंगों तक, विशिष्ट अंगों तक पहुंचते हैं। ओके, विशिष्ट अंगों तक पहुंचते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा? चलिए, और अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब बेटा, किशोर अवस्था में जो है, दो इंपॉर्टेंट जो है जो हॉर्मोन्स है, उनकी बात हम करेंगे। तो जो लड़के होते हैं किशोर अवस्था में, जो लड़के होते हैं, उनके शरीर में आपको पता है वृषण का जो है डेवलप हो जाता है, और वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन का स्रावण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। ठीक है, तो वो लिखेंगे हम लोग यहां पर अभी। चलिए, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। ये दोनों जो हॉर्मोन्स के बारे में जो बता रही हूँ, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा किशोर अवस्था के समय जो है लड़कों में, लड़कों में पुरुष हार्मोन वृषण द्वारा, ओके, वृषण द्वारा, वृषण द्वारा किस हार्मोन को स्त्रावण होता है बेटा? स्त्राव होता है, उसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, ओके। क्या कहते हैं बच्चे? इसको हम लोग टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। ओके, तो जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, वो क्या होता है? पुरुष हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरॉन बच्चे? उसे हम, ओके, सीएस कॉम्पोजिट विद्यालय पूछ रहे हैं, स्तनों का अर्थ क्या है? स्तनों का अर्थ होता है ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट यानी कि जो स्त्रियों में होता है ना, जहाँ जहाँ पर जहाँ से जो है गर्भावस्था के समय जो बच्चे शिशुएं होते हैं, वो अपने माँ का दूध पीते हैं। आप सबको पता है ना? माँ का दूध कहाँ से पीते हैं वो बेटा?
वो स्तनों से पीते हैं, तो स्तन वही है, ठीक है, ब्रेस्ट। ये बात क्लियर हो गई? ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो लड़कों में वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण होता है या स्त्राव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुरुष हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन को हम पुरुष हार्मोन क्या कहते हैं बेटा? पुरुष हार्मोन कहते हैं। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष हार्मोन है। अब लड़कियों में, लड़कियों में या किशोरियों में बोलिए। ओके, अब लड़की में क्या होता है बेटा? लड़कियों में आपको पता है, जो क्या होता है लड़कियों में? अंडाशय, है ना? अंडाशय, लड़कियों में अंडाशय डेवलप हो जाता है, और अंडाशय से स्त्री हार्मोन का स्राव होता है, जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहते हैं। तो एस्ट्रोजन क्या है बेटा? एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन होता है, स्त्री हार्मोन कहलाता है। ओके, एस्ट्रोजन क्या होता है बेटा? स्त्री हार्मोन होता है। तो ये बात क्लियर हो गई है ना? तो जो ये टेस्टोस्टेरोन होता है ना बच्चे, टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष हार्मोन होता है, इसी के कारण क्या होता है? लड़कों में किशोर अवस्था के समय पर दाढ़ी मूछ निकलती है, उनके सीने पर बाल आने लगते हैं। तो कौन है कारण? कौन सा हार्मोन है बेटा? टेस्टोस्टेरोन इसका कारण होता है, जो पुरुष हार्मोन होता है। और स्त्रियों में स्तन विकसित होते हैं, स्तन विकसित होते हैं स्त्रियों में। वो किसके कारण होता है? स्त्री हार्मोन जो अंडाशय द्वारा स्त्राव करता है, जो अंडाशय से निकलता है, उसी को हम एस्ट्रोजन कहते हैं, जो स्त्री हार्मोन है। और इसी स्त्री हार्मोन के कारण क्या होता है? लड़कियों में स्तन का विकास होता है या स्तनों का विकास होता है। ओके, इज दिस क्लियर? यस। अब बेटा, ये जो हॉर्मोन्स की बात हमने की ना, जब किशोरों में वृषण जो है नर युग्मक बनाते हैं, आपको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि शुक्राणु बनाते हैं। और किशोरियों में अंडाशय क्या करता है बेटा? मादा युग्मक बनाते हैं, है ना? तो हम कह सकते हैं, जब ये जो बच्चे होते हैं, जो किशोरावस्था में जब बच्चे आते हैं, लड़के और लड़कियां आते हैं, जब इनके वृषण से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, लड़कियों में एस्ट्रोजन स्रावित होने लग पड़ता है, और हम कहेंगे कि किशोरों में जो है शुक्राणुओं का स्राव होने लगता है, और लड़कियों में मादा युग्मक यानी कि अंडाणु उत्पन्न होने लगते हैं। तब हम कहते हैं कि वे किस योग्य हो गए हैं? प्रजनन योग्य हो गए हैं। किस योग्य हो गए हैं बेटा? इस इस जो एज पर हम कहेंगे कि वे किस योग्य हो गए हैं? प्रजनन योग्य, प्रजनन योग्य। ठीक है, ओके। इतनी बातें क्लियर हो गई है सबको? ओके बेटा। अब कुछ बच्चों ने सीएस समोग्रा से भेजा है, ग्रंथियों का चित्र भेजा हुआ है। वेरी गुड। अरीफ यूपीएस जालपुर से, शालिनी सावन जालपुर से, है ना? जालूपुर से, ओके। यस मैम, यूपीएस जालपुर से, ओके ओके, गुड। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो बेटा, तो हम कहेंगे कि वे प्रजनन योग्य हो गए हैं। ठीक है। तो और स्त्रियों में जो है जनन अवधि 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर सामान्यतः कब तक होती है पता है आपको? 45 से 50 वर्ष तक। हम्म। और ये जो आयु होती है पुरुषों में, जो है उत्पादन क्षमता, हम बोल रहे हैं उत्पादन क्षमता, हमने कहा ना प्रजनन योग्य। तो जो लड़कियां होती है, उनमें ये जो आयु होती है, ये 11-12 वर्ष से लेकर, यानी कि जो प्रजनन जो समय होता है उनका 45, 45 यानी 45 से 50 वर्ष तक होता है।
यानी कि इतने वर्षों तक वे बच्चों को उत्पन्न कर सकते हैं या बच्चे पैदा कर सकते हैं। ओके। कई कई रेयर केसेस होते हैं बेटा जिसमें कि 50 के ऊपर की स्त्रियां भी क्या करते हैं, गर्भधारण कर सकते हैं। ओके। लेकिन सामान्यतः कौन सा जो टाइम होता है इनका, 11-12 वर्ष से लेकर 45 to 50 years, यानी कि 45 वर्ष से 50 वर्ष तक जो स्त्रियां होती है क्या कर सकते हैं बेटा, बच्चे जो है उत्पन्न कर सकते हैं। ओके। तो इनकी प्रजनन योग्य समय ये बताया जाता है। लेकिन पुरुषों में जो ये है जो आपको पता है, ये शुक्राणुओं का जो निर्माण करते हैं, इनका जो वृषण सब और बच्चे पैदा पैदा करने की जो क्षमता पुरुषों में होती है वो स्त्रियों से ज्यादा उम्र में हो सकती है। यानी कि वे 60 वर्ष 70 वर्ष तक ये लोग क्या कर सकते हैं, इनके प्रजनन योग्य हम लोग बोल सकते हैं। इज दिस ओके? चलिए, तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब आपके लिए एमसीक्यू का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाइए, मैं अभी आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। आप सभी रेडी हो जाइए अपने अपने नोटबुक्स लेकर। चलिए, तो हमारे क्वेश्चंस हमारे आगे हैं बेटा। तो ये रहे। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है? ए ऑप्शन प्राकृतिक प्रक्रम, बी सामाजिक प्रक्रम, सी कृत्रिम प्रक्रम। वृद्धि क्या है? लिख लिया सबने? ओके। अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? बाल अवस्था में, बी किशोर अवस्था में, सी यौवन अवस्था में। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, यौवन अवस्था में। यह हमारा दूसरा प्रश्न था। अब तीसरा प्रश्न, किस आयु, यहां पर बेटा ये स्पेलिंग गलत है, आयु कर दीजिए, ठीक है इसको। किस आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है? तीसरा प्रश्न, किस आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है? यहां पर ए ऑप्शन 19 या 20 वर्ष, 11 या 12 वर्ष, सी 5 या 6 वर्ष। तो ये तीनों ऑप्शंस बेटा आप ए बी सी करके ऑप्शंस लिखिएगा। ओके, चलिए। बेटा एक क्वेश्चन है, मैम एस्ट्रोजन का मतलब बताइए। बेटा एस्ट्रोजन जो होता है ना, वो एक हार्मोन होता है। ओके, एक हार्मोन होता है जो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। यानी कि अंडाशय में से स्रावित होने वाला एक हार्मोन जो होता है वो, उसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। वो स्त्रियों में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सीएस कंपोजिट विद्यालय? ओके बेटा। अब तीसरा चौथा प्रश्न देखिए। किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चौथा प्रश्न, किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन, विटामिन, संतुलित आहार। ध्यान से आंसर्स को देखिए और लिखिएगा। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, संतुलित आहार। लिख लिया? चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लड़कों में स्वर यंत्रों के उभार को क्या कहा जाता है? लड़कों में स्वर यंत्रों के उभार को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन कंठमणि, बी थायराइड, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों नहीं। ए कंठमणि, थायराइड, उपरोक्त दोनों नहीं। लिखिए। ये था हमारा पांचवा प्रश्न। ओके, ये ए ऑप्शन कंठमणि, ये बी ऑप्शन थायराइड और ये सी ऑप्शन आपका। अब अगला देखिए, सिक्स्थ वन। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला असत्य पूछा गया है, ठीक है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना।
क्या प्रश्न पूछा गया है? किशोरों में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन असत्य पूछा गया है, जो ठीक नहीं है? द्वितीयक लक्षणों का विकास, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना। ओके, सेवेंथ वन देखिए, किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। क्या? कौन सा जो चीज है हमारे शरीर में जो किशोर अवस्था के समय पर क्या करता है? परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। तो यहां पर तीन ऑप्शन है आपके पास: हार्मोन, एंजाइम, लसिका। तो किशोर अवस्था के दौरान हम अभी भी पढ़ चुके हैं, हमारे जो परिवर्तन आते हैं वो कौन नियंत्रित करता है? हॉर्मोन्स, एंजाइम या लसिका। आठवां प्रश्न देखिए बेटा, निम्न में से कौन सा नर हार्मोन है या पुरुष हार्मोन है? निम्न में से कौन सा नर हार्मोन है या पुरुष हार्मोन है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन या थायरॉक्सिन? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो पुरुष हार्मोन या नर हार्मोन कहलाता है? अगला देखिए, नौवा, किन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण किशोरों के चेहरे पर फुंसियां या कील मुहासे आते हैं? ओके, किन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण किशोरों के चेहरे पर फुंसियां या कील मुहासे निकल आते हैं? श्वेत एवं तैल ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथियां, एड्रीनल ग्रंथि। ओके, तो यहां पर पूछा गया है किन ग्रंथियों के क्रियाशीलता के कारण किशोरों के चेहरे पर फुंसियां, कील मुहासे आदि निकल आते हैं? श्वेत एवं तैल ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। दसवां प्रश्न देखिए, स्त्री हार्मोन है, इसमें से स्त्री हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन या उपरोक्त दोनों नहीं? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, उपरोक्त दोनों नहीं, स्त्री हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो बेटा सबका हो गया है, आई होप सबने लिख लिया है। तो चलिए हम आंसर बोले, आंसर्स को देख ले सभी। चलिए आ जाइए। बेटा कमेंट बॉक्स में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के बारे में फिर से पूछा है बच्चों ने। एक और बार मैं आपको बता दूं, जो एस्ट्रोजन होता है वो स्त्री हार्मोन होता है जो अंडाशय द्वारा स्त्रावित होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुष हार्मोन होता है जिस जो वृषण द्वारा स्त्रावित होता है। इज दिस क्लियर? सभी को क्लियर हो गया बेटा? ओके, तो ठीक है, अब आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। आपने आज बहुत सारे क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी तरीके से आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।